एक साधारण सिद्धांत ये होता है कि आपको किसी भी क्षेत्र में उतना ही आउटपुट मिल सकता है जितना आप इनपुट लगाते हैं या फिर उससे कम। लेकिन एनर्जी के क्षेत्र में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहां पे आप अगर कम इनपुट भी लगाएंगे तो भी आपको ज़्यादा आउटपुट देखने को मिल सकता है। और उसी एक क्षेत्र का नाम होता है फ्यूज़न एनर्जी या फ्यूज़न जिसको हम कहते हैं। फ्यूज़न कहाँ पे पाया जाता है? ज़्यादातर अगर हम एक सामान्य भाषा में देखें तो जो सन की जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है वो फ्यूज़न से प्राप्त होती है। तो अभी मानव के इतिहास में एक बहुत ही हिस्टोरिक ये माइलस्टोन आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस फ्यूजन एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करने में सफलता प्राप्त करी है, जहां पे इन्होंने इनपुट कम दिया एनर्जी का लेकिन उससे आउटपुट इनको ज़्यादा मिला। और ये आने वाले समय का भविष्य है जब हम अपनी एनर्जी नीड को इस फ्यूजन रिएक्टर से पूरा कर पाएंगे, जिसमें प्रदूषण एकदम कम होगा और हमको एक क्लीन एनर्जी प्राप्त होगी जो कि सतत होगी, चलने वाली होगी, जिसके लिए कमी नहीं होगी। तो इसी पे ये पूरी खबर है, ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताता चलूँ कि स्टडी स्मार्ट के जो कोर्सेज़ हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं करंट अफेयर के। अगर आप करंट अफेयर के टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं और करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक का पार्ट होता है या फिर जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, उसको कवर करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। 99 रुपीज़ पर मंथ इसका प्राइस है, अभी चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 50% ऑफ पे कोर्स है। आपको स्टडी स्मार्ट की ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से कोर्सेज पे क्लिक करके एनरोल करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ आई है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वो लैब है, उसकी फ़ोटो है जहाँ पे ये अचीवमेंट हमको देखने को मिला है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि द ब्रेक थ्रू इन न्यूक्लियर एनर्जी, डीओई नेशनल लेबोरेटरी मेक्स हिस्ट्री बाय अचीविंग फ्यूजन इग्निशन। इन्होंने फ्यूजन इग्निशन किया है, इस वजह से ये हिस्ट्री बनाए। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको अचीव किया गया है जिसमें ज़्यादा एनर्जी मिली है जितना उसमें डाला गया था उतने एनर्जी से। मतलब एनर्जी का हमने जो वहाँ पे पुट किया था या उसको कम से कम हमने किया था, लेकिन उससे हमको एनर्जी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा एनर्जी मिली तो कहा जा रहा है लगभग 153% ज़्यादा एनर्जी प्राप्त हुई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, नीचे अगले पॉइंट में लिखा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट आपका हुआ था लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया में हुआ था, जिसमें 3.15 मेगा जूल्स एनर्जी प्राप्त हुई है, जबकि इसमें इनपुट जो करी गई थी वो 2.05 मेगा जूल्स की एनर्जी ही इनपुट करी गई थी इसको क्रिएट करने के लिए। तो हमने डाला केवल 2.05 और मिली 3.15, जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा इनपुट कम है लेकिन हमको अगर एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो ये कैसे हमारा जो भविष्य है उसको चेंज करने वाला है। तो अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझें, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है कि ये फ्यूज़न क्या है और ये फिजन क्या है, दोनों में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, दोनों के क्या टर्म है, तो मैं आपको इसको एकदम सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की, जो कि इस समय जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम देखते हैं उसमें न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हम सोच रहे होंगे ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फिजन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। फिजन में क्या होता है कि जो यूरेनियम का 235 होता है उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, जिससे जो एटम, जो आपका एटम होता है वो टूटता है, बिखरता है और ज़्यादा, एक से अधिक एटम में वो टूटता है। तो ये टूटने की वजह से एनर्जी प्राप्त होती है, 3 न्यूट्रॉन्स ऐसे निकलते हैं और इससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? फिजन कहलाती है। इसमें क्या है? एटम्स का टूटना, और टूटने से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो इसमें जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, इसमें अलग नहीं होते। इसमें हाई टेम्परेचर की वजह से उनको आपस में जोड़ा जाता है, वो जुड़ते हैं, जिससे एक भारी एटम बन गया, मान लीजिए हीलियम की तरह बन गया, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हैं। तो इसके मिलने से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो फ्यूजन एनर्जी कहलाती है। और हमारे सन में जो प्रक्रिया होती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है वो किस वजह से मिलती है? फ्यूजन एनर्जी की वजह से मिलती है। हाइड्रोजन के एटम्स मिल करके हीलियम बनाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम फ्यूजन एनर्जी कहते हैं। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस है फिजन और फ्यूजन में। फिजन में अलगाव होता है, फिजन में इकट्ठे होते हैं, फ्यूज होते हैं, एक होते हैं। तो आगे मैं आपको इसमें बताऊं कि जो ये ब्रेक थ्रू आया है इसमें अगर मैं एक सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं, दोनों फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है एनर्जी के टर्म में। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने क्या कहा है कि जो फ्यूजन होता है उसमें 4 गुना ज़्यादा एनर्जी होती है पर किलोग्राम
एज कंपेयर टू फिजन। मतलब जो आजकल हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रयोग करते हैं, पावर प्लांट्स का प्रयोग करते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा हमको एनर्जी मिल जाएगी अगर वो फ्यूज़न रिएक्टर वाले हो जाएं तो। मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कर, मतलब इकट्ठा कर सकें, फ्यूज़ कर सकें, तो 4 गुना ज़्यादा मिलेगी। और अगर हम बात करें किसकी, बाकी के जो बर्निंग ऑयल या जो भी कोल वगैरह हैं, जो और जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनकी अगर कंपैरिजन में बात करें तो जो पर किलोग्राम एनर्जी हमको फ्यूज़न में मिलेगी वो कितनी ज़्यादा होगी, 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होगी। मतलब सोचिए कि 40 लाख गुना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी पर किलोग्राम। तो अगर हम ये फ्यूज़न वाली एनर्जी को टैप कर पाएँ, मतलब अगर हम इसको अच्छे तरीके से बना पाएँ जिससे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको जनरेट कर सकें, तो समझिए हमारी जो एनर्जी की दिक्कत है इंसान की, वो पूरी तरीके से ख़त्म होगी और एक हम बहुत ऊपर स्टेप पे बढ़ जाएंगे, अपनी ह्यूमैनिटी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें फ्यूज़न में या फिर इस एक्सपेरिमेंट में बात करें कि किसका प्रयोग किया गया, तो इसमें 2 आपके हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका प्रयोग किया गया। एक तो ड्यूटेरियम होता है जो कि सामान्य तौर पे मिल जाता है, लेकिन एक उसका आइसोटोप है ट्राइटियम, जो कि बहुत ही रेयर और रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका जो हाफ लाइफ है वो 12 ईयर है, तो बहुत ही रेयर ये एलिमेंट है जिसका प्रयोग किया गया है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो अगर हम बात करें ये सेटअप की, एनआईएफ ने क्या इसका सेटअप किया था, कैसे इसको अचीव किया था, तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि इसमें एक कैप्सूल था जिसमें जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम एटम्स हैं उनको रखा गया था और फिर 192 हाई पावर जो लेज़र है उनको फायर किया गया था। और इस वजह से ये जो फायरिंग भी होती बहुत कम समय के लिए होता है, नैनो सेकंड के लिए होती, लेकिन 10 बिलियंथ ऑफ सेकंड के लिए आपका केवल फायरिंग करी गई थी जो ये एनर्जी प्राप्त हुई है। तो ऐसा कुछ सेटअप यहाँ पे किया गया था, आप देख सकते हैं इस चित्र की मदद से कुछ इस तरीके से इसको सेटअप किया गया था। कैप्सूल ऐसा सिलेंड्रिकल बनाया गया था जिसमें ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को रखा गया था और इस तरह से लेजर्स को फायर किया गया था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द रिएक्शन ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस इन्वायरमेंटली डेडली वेस्ट लाइक न्यूक्लियर फिजन डज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है अगर आ गया तो हम जो फिजन वाली टेक्नोलॉजी है पूरी तरीके से उसको हटा पाएंगे, क्योंकि फिजन में तब भी जो आपके इन्वायरमेंट डेडली वेस्ट है वो आपके क्रिएट होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव बहुत सारे पदार्थ इसमें से निकलते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारे और भी ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे जर्मनी की बात करें, चाइना की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, फ्रांस अपना एक बना रहा है जो इसी तरह का, कई बार आप न्यूज़ सुनते होंगे ना कि अपना सूर्य बना रहे हैं और ऐसा करके वो सेम टेक्नोलॉजी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फ्यूज़न वाली टेक्नोलॉजी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास बहुत पहले से जारी है, मतलब हम बात करें तो 1950s से ये प्रयास जारी है कि हम फ्यूज़न टेक्नोलॉजी को बना पाएँ, कि हम सूर्य की जो क्षमता है या जो सूर्य की तरह जैसे हम एनर्जी प्राप्त कर सकें, ताकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी कम से कम हो सके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये ऊपर से तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है, लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन इसके भी कुछ क्रिटिक्स हैं या फिर इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आपको जानना चाहिए। पहली चीज़ तो यही है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये बहुत स्मॉल और बहुत छोटे लेवल पे हुआ है, और इस वजह से आप ये अगर मान करके खुश हो जाएं कि आने वाले कुछ 2-4 सालों में हमको इसका लाभ मिलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। इसका जो अगर हम कहें कि अगर हम कॉमर्शियली या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे इस तरह की एनर्जी को टैप कर पाएंगे तो करीब डिकेड्स लगेंगे कम से कम इसमें। मतलब हो सकता है कि मैं और आप जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम तब तक जीवित भी ना बचें जब तक ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से प्रयोग में आए। मतलब कम से कम ऐसा मान करके चलिए 50-60 साल ऐसे कम से कम इतने तो लगेंगे ही। अगर ड्रास्टिक इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ इसका जो चैलेंज है वो क्या कि एक छोटी सी लैब जिसमें एक छोटा सा या 3.15 जो जूल की एनर्जी हमने मेगा जूल की एनर्जी प्राप्त करी है, इतना सा लैब बनाने में बहुत कॉस्ट है। और अगर आप सोचिए कि हमें अगर एक पूरी फैसिलिटी ऐसी बनानी पड़े तो उसके लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा पैसा लगेगा। तो एक जो हाई कॉस्ट है इस तरह के फ्यूज़न रिएक्टर्स की, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर लिखा हुआ है कि इट एडमिटेड दैट जस्ट 192 लेजर्स कंज्यूम्ड अराउंड 400 मेगाजूल्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्लास्टिंग द पैलेट। यहाँ पे एक बात और बताई जा रही है इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, ये कहा जा रहा है कि वैसे तो आप कह रहे हैं कि केवल 2.05 जूल का लेजर्स थे, तो वहाँ पे जो गणना करी गई है वो इन 192 लेजर्स ने कितना एनर्जी दी है उसकी गणना करी गई है। लेकिन इसमें एक बात और ये सामने आती है कि इन लेजर्स ने कितनी एनर्जी ली है, तो बता रहे हैं कि इसको केवल पैलेट को ब्लास्ट करने के लिए
400 मेगा जूल की जो एनर्जी ली है। तो इस वजह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आपको काउंट ही करना है तो आपको पूरा काउंट करना चाहिए, ताकि कितना आपने एनर्जी लिया है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाए कि नहीं, उसको जरा देखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर लिखा हुआ है कि द एक्सपेरिमेंट विल कंट्रीब्यूट फार मोर टू यूएस एफर्ट टू फर्दर डेवलप इट्स टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल। यहाँ पे एक बात और चिंताजनक ये है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो इस तरह से न्यूक्लियर केबल वेपन्स हैं वो बनाने की जो क्षमता है, कहीं उसको और अलग लेवल पे तो लेके नहीं चला जाएगा कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वेपनरी या फिर न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन वाले वेपन बनाने में ही हो और फिर इसके फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाए ह्यूमैनिटी को। इसमें एक इंजीनियरिंग चैलेंज भी है जो कि लिखा है कि मेक अ फैसिलिटी दैट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे 365 ईयर। ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है इसके लिए कि एक ऐसी फैसिलिटी को बनाना, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो नैनो सेकंड में हुआ था, 10 बिलियंथ सेकंड में हुआ था, मतलब बहुत कम समय के लिए फायर किया गया था। लेकिन एक ऐसी फैसिलिटी को बनाना जो कि 24 घंटे चले, 365 दिन चले, ये बना पाना अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा, और ये बनेगा तो इंजीनियरिंग मार्वल भी होगा, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट भी होगा ह्यूमन के इतिहास में कि ऐसी कुछ फैसिलिटी हमने बनाई है। तो ये कुछ इसके चैलेंजेस हैं जो अभी आगे सामने आएंगे, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इतना भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि जब तक छोटी से छोटी चीज़ खोजी नहीं जाती तब तक उस पर आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता। न्यूटन ने अगर ग्रेविटी को बताया तो उसके बाद ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि एक ये हमको स्कोप मिला है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होंगे तो हो सकता है कि ये और अच्छे तरीके से उभर के सामने आए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो PDF होगा मैं ऐप पे डाल दूंगा, आप ऐप से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने फर्दर रिवीजन वगैरह के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।